125 का जो फाइनल आदेश होता है, उस आदेश में पतियों से ये पूरी रिकवरी कराई जाती है कि भाई जिस दिन से प्रार्थना पत्र दिया गया है वो पूरी की पूरी रिकवरी करो। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंटरिम जब आदेश हुआ था तो इंटरिम आदेश के टाइम पे ये जो भरण पोषण की राशि जो चुकाई गई थी उस टाइम पे ये इसमें से माइनस होगी। लेकिन नमस्ते भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से, और हम आगरा दीवानी कचहरी में ही बैठते हैं। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे भरण पोषण के बारे में। सीआरपीसी 125 में कुछ महिलाएं गलत तरीके से पतियों से पैसे ठगने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए भरण पोषण का बात दाखिल कर देती है और उस बाद में डिमांड करती हैं कि जिस दिन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है उस दिन से लेकर आदेश के दिनांक तक का जो भरण पोषण है वो उनको दिलाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भरण पोषण की जो राशि है वो महिला के खर्चे के लिए, रहन सहन के लिए, मकान के लिए, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ज़रूरतों में जैसे कि रहने की व्यवस्था करनी है, खाने की व्यवस्था करनी है, कपड़ों की व्यवस्था करनी है, इसके लिए ये सीआरपीसी 125 भरण पोषण की राशि का आदेश किया जाता है। लेकिन महिलाएं क्या करती हैं कि जब भी कोई भी आवेदन फाइल करती हैं तो वो बढ़ा चढ़ा के तथ्य लिख देती हैं, अपने ससुर की संपत्ति लिख देती है, अपनी सास की संपत्ति लिख देती है, और सेम तथ्य वही रहते हैं जो 498 में या घरेलू हिंसा में रहते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फैमिली कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट की पावर रखती है और क्रिमिनल मैटर में इंटरटेन नहीं कर सकती, क्योंकि 498 का जो वाद है आपका, जो आपके खिलाफ में, पतियों के खिलाफ में जो 498 जो दहेज प्रताड़ना का जो केस लगाया गया है वो अंडर प्रोसेस है। तो जहां तक मेरा मानना है कि जो भरण पोषण की जो राशि है वो एरियर के रूप में, जैसे सपोज 2018 में अगर कोई आवेदन फाइल किया गया है और 2023 में कोई आदेश होता है तो 2018 से लेकर 2023 का जो पूरा का पूरा एरियर बना के वो आदेश कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरीके से मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि जिस दिन से प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है और जिस दिन से आदेश किया जाता है इसके लिए वो इंटरिम रिलीफ मांगा जाता है। इंटरिम रिलीफ का मतलब ये है कि जो अभी वाद चल रहा है इसमें जो जरूरी खर्चे हैं महिला के वो पूरे किए जाएं, जैसे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, ये सारी, इसके लिए इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। इसके लिए नहीं है कि आप सालों साल का आप जोड़ते चले जाएं और इकट्ठा आप डिमांड करें। अगर इंटरिम का कोई आदेश हो जाता है तो इंटरिम का आदेश उसी पर्टिकुलर महीने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आवेदन की डेट से पूरा रिकवरी करो 2 साल 4 साल का। तो आपको समझना होगा, जब भी सीआरपीसी 125 का जो फाइनल आदेश होता है उस आदेश में पतियों से ये पूरी रिकवरी कराई जाती है कि भाई जिस दिन से प्रार्थना पत्र दिया गया है वो पूरी की पूरी रिकवरी करो। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंटरिम जब आदेश हुआ था तो इंटरिम आदेश के टाइम पे ये जो भरण पोषण की राशि जो चुकाई गई थी उस टाइम पे ये इसमें से माइनस होगी। लेकिन कुछ ऐसे मामलों में मैंने देखा है कि इंटरिम की राशि भी पतियों ने चुकाई है और जब फाइनल जजमेंट हुआ है उसमें भी जब 125(3) के तहत में जब एग्जीक्यूशन महिला ने फाइल किया है तो उसने पूरी डिमांड की है कि ये पैसा इतना इतना बनता है इसके साल से और इतना इतना पैसा इसमें से निकाल दिया जाए, इतना पैसा हमारा अभी बैलेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियर स्पष्ट है कि जब भी कोई महिला एग्जीक्यूशन 125(3) में जब फाइल करती है तो सबसे पहले उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर में जो पति की जो संपत्ति जो दर्शाई गई है वो पति सक्षम है या नहीं है। क्योंकि जब इस तरीके की चीजें कोर्ट में जब रखी जाती हैं पति की तरफ से तो पति को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो मेंटेनेंस जो है, जो भरण पोषण है, वो सिर्फ 3 चीजों पे डिसाइड होता है। पहला ये है कि आपकी पत्नी है या नहीं, भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं, भरण पोषण करने की अधिकारी है या नहीं।
और यहाँ पे जब वो दावा दाखिल करती है तो वो अपने पति को पूरी तरीके से सक्षम दिखाती है, और सक्षम दिखाने के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को प्रूफ करे कि इसके पास में ये संपत्ति है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन फाइल करने जाती है तो वो क्या करती है कि पूरा रिकवरी अमाउंट जो है एरियर बना के, एरियर के नाम पे वो पूरा वसूलने की कोशिश करती है और एक शॉर्ट एफिडेविट देती है 125(3) में कि साहब इतना इतना एरियर बना है, ये अभी तक चुकाया ही नहीं गया। कोर्ट क्या करती है, आंखें बंद करके उस पर आदेश कर देती है। लेकिन जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ 11 महीने का ही आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, वो भी करंट ईयर में। ऐसा नहीं है कि आप 2-2, 4-4 साल का मेंटेनेंस इकट्ठा कर लेंगे और आप उसको डिमांड करेंगे कि नहीं साहब हमने एग्जीक्यूशन। 11 महीने होने के बाद में जैसे ही नया साल आता है उसी साल के पीरियड में आपको नया आवेदन 125(3) में फाइल करना पड़ेगा। फिर से आपको प्ली करना पड़ेगा कि साहब इतना इतना हमने ये भरण पोषण का आदेश किया गया था, इतनी इतनी रिकवरी हो गई, अब हमें आगे का मेंटेनेंस हमें चाहिए। उसके लिए 11 महीने के अंदर 125(3) का एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। रिकवरी एरियर की नहीं मांगी जा सकती है, क्योंकि ये कोई वसूली नहीं है कि अगर कि कोई वसूली है कि नहीं साहब आदेश हो गया है और कॉम्प्लाइंस नहीं कराया गया और पति ने इतना लाख रुपया इतने महीनों का इतने सालों का हमें नहीं दिया, ये पूरी तरीके से गलत है। मेंटेनेंस, सिर्फ मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपको भरण पोषण करना है, आपको उसकी देखरेख करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब पत्नी 125(3) का जब एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए जब कोर्ट में जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसने जो संपत्ति जो दिखाई थी, जो पति को जो सक्षम दिखाया था, उसको वो प्रूफ करे, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लगाए और उस बिहाफ में वो डिमांड करे कि साहब ये जो संपत्ति है या ये इसकी जो पेमेंट है, इसकी पेमेंट से इस तरीके से हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए। लेकिन कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसका पूरा एरियर देखते हुए, क्योंकि अगर जैसे सपोज में 5,000 रुपये अगर मेंटेनेंस बांधा गया और 3 साल का मेंटेनेंस है, तो आप सोचिए कितना बड़ा बर्डन हो सकता है। और यहाँ पे पति को भी सक्षम नहीं साबित किया गया। बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिसमें पति बेरोजगार हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी भी बंदे के खिलाफ में 3-3, 4-4 मुकदमों की पेशबंदी कर देंगे तो जाहिर सी बात वो मेंटली तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, साथ में वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब भी होगा। ऐसे में कोर्ट जो है ना वो पूरी तरीके से पति के ऊपर बर्डन डाल देती है। होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कही है कि पति का जो रहन सहन है उसके आधार पे पत्नी का रहन सहन होना चाहिए, और अगर पति बेरोजगार है और सक्षम नहीं है तो बर्डन नहीं डालना चाहिए कि नहीं उसको भरण पोषण देना ही देना है। लेकिन पत्नियां क्या करती हैं, ये पति पे मेंटली प्रेशर और फाइनेंशियली प्रेशर डेवलप करने के लिए ये एरियर्स के नाम पे गलत तरीके से एफिडेविट दाखिल करती हैं और एग्जीक्यूशन फाइल करती हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ में अगर हुई हैं तो आप लोग तुरंत ऑर्डर शीट उठाएं कोर्ट की, जो 125(3) की जो ऑर्डर शीट है सीआरपीसी में, वो ऑर्डर शीट उठाएं अपनी फाइल की, उसका 125(3) का एफिडेविट उठाएं और अपना मूल आदेश है उस मूल आदेश को उठाएं और जो उसने दावा दाखिल किया है उसका जो साक्ष्य एफिडेविट है, एविडेंस एफिडेविट है, उसको उठाएं और इसके खिलाफ में आप काउंटर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मेरी सहायता की आवश्यकता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग हमें डॉक्यूमेंट्स अगर व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्हाट्सएप पे कागज़ देखना और समझना, और आप काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत सलाह आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उससे डैमेज हो जाएं, इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन का, केस स्टडी का मैंने प्रति केस के हिसाब से 2,000 रुपये मैंने रखा हुआ है। अगर आप लोग कॉल पे संपर्क करना चाहते हैं, जनरल बात करना चाहते हैं, तो आप मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए रखा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के 3-4 मुकदमे होते हैं, 5 मुकदमे होते हैं, तो 500 रुपये जो फीस है ना वो कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपको रिलीफ कैसे मिलता है, आपको अपना बचाव कैसे करना है, और जब तक आप अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप इन सारी चीज़ों से निजात नहीं पा सकते। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो आदेश हुआ है 125 में वो किस तरीके से आदेश हुआ है, आपके पास में ऐसे क्या क्या साक्ष्य हैं,
जो आप डिनाई कर सकते हैं। पत्नी ने अपने साक्ष्य एफिडेविट में क्या क्या कहा है, वो साक्ष्य एफिडेविट आपको अपने पास रखना है। एग्जीक्यूशन 125(3) में जो फाइल किया गया उसमें ये देखना है कि सीआरपीसी 62 कॉम्प्लायंस कराया गया है नहीं कराया गया है। अभी एक हाल में एक मामला आया था फैमिली कोर्ट में, हमारे यहाँ आगरा फैमिली कोर्ट में ही है। उसमें जब वाद सीआरपीसी 125 का जाता है तो बाकायदा जज साहब उसको सीआरपीसी 62 को कॉम्प्लायंस कराते हैं और बोलते हैं कि नोटिस की तामीली थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक के मार्फत हो। लेकिन क्या किया जाता है कि जो आवेदन फाइल करती है वो क्या करती है, डाक के माध्यम से भेज देती है। जब वो डाक के माध्यम से भेज देती है उसका तलवाना भी वहां पत्रावली में लगा देती है। ये पूरी तरीके से कोर्ट के आदेश का साफ तरीके से वायलेशन हो। तो इस बारीकी को भी आप लोगों को पकड़ना है। अगर ऐसी चीजें अगर आप लोगों को समझनी है, जाननी है, क्योंकि भरण पोषण की राशि जो है ना वो पूरी तरीके से एक पतियों को ट्रैप करने के लिए है। आप ये बताइए कि अगर आपका मुकदमा 5 साल तक चल गया, 3 साल तक चल गया, या 6 महीने चल गया, 10 साल चल गया, तो उस पीरियड में जो पत्नी जो है वो अपना भरण पोषण कैसे कर रही है, तो आपको ये रिकॉर्ड भी निकालना है। अगर मेरी बात अगर सही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पत्नी ने जिस दिन से आवेदन किया है, वो जिस दिन से आदेश हुआ, उस पीरियड के बीच में उसने अपना भरण पोषण कैसे किया। वो ये दिखाती है कि हमारा भाई, हमारे माँ बाप हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, वो ये दिखाती है कि ये। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है क्या उसके माँ बाप इतने सक्षम है कि उसका भरण पोषण कर सके। जब वो इतने सक्षम है तो फिर पति से अलग रह के ये मेंटेनेंस की डिमांड क्यों की जा रही है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करने के लिए, मेंटली और फाइनेंशियली कमजोर करने के लिए, जब आप फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात में आपकी जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से कमजोर नजर आती है। आज की डेट में मैं बता दूं कि मैं फाइनेंशियली तौर पे पूरी तरीके से टूट चुका हूं और काफ़ी बार मेरे मन में कई सारे विचार आते हैं। आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि कि हम भी आप लोगों के लिए एक उम्मीद बने रहें और इस आगरा कोर्ट में, इस न्यायालय में आप लोगों के लिए आपका पक्ष रखते रहे और आप लोगों के लिए जब भी हम खड़े हों तो ईमानदारी के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में आप लोगों के खड़े हो। और आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और आज इंजीनियरिंग लाइन से छोड़ के आज मैं एडवोकेसी की लाइन में आया हूँ। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से आपको बचाया जाए, न्याय के मंदिर में आप लोगों के लिए मेहनत की जाए, आप लोगों के परिवार को बचाया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्वयं मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं। इसलिए चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे सीआरपीसी 125 का केस हो, चाहे डाइवोर्स का केस हो, चाहे 498A का केस हो, अगर आपके साथ में अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप लोग बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका जरूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।